नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। हाजिर हूं मैं आपके सामने अपने इस खास शो 5 का प्राइम टाइम के साथ। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है डबल महामारी, मास्क है जरूरी। ये मुद्दा आज हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि पहले कोविड, फिर पोस्ट कोविड और अब ब्लैक फंगस ने चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। और इस बीच स्वास्थ्य विभाग की स्टडी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं और ये आंकड़े आप तक पहुंचने बेहद जरूरी है। ये आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे और आप इन आंकड़ों के हिसाब से खुद समझिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको स्वास्थ्य विभाग के ये चौंकाने वाले आंकड़े। तो लोगों में अब भी नहीं है कोरोना का डर। स्वास्थ्य मंत्रालय की चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, 50% लोग अभी भी नहीं पहनते हैं मास्क। इतनी घोर लापरवाही बरती जा रही है। 64% मास्क पहनने वाले लोग नहीं ढकते हैं अपनी नाक, इसके जरिए ज्यादा संक्रमण जो है वो फैलता है। मास्क को गर्दन पर लटकाए रखते हैं 2% लोग। केवल 14% लोग ही पहनते हैं सही तरीके से मास्क। और आपको बता दें कि लगातार इस तरह की लापरवाहियां बढ़ती जा रही है। तो क्या ऐसे जीत पाएंगे कोरोना से जंग? तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा और डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा है जो आपको बताएगा कि आखिर कैसे इन महामारी से लड़ना है। डरना इनसे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो डबल महामारी है इससे सावधान रहने की जरूरत है। इस पर पूरी जानकारी हो ये बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ डॉक्टर देवराय जुड़ चुके हैं। देवराज राय हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अंकित चंद्रा हमारे साथ जुड़े हैं, चिकित्सक है एम्स दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर देवराय, आपके पास में सबसे पहले आऊंगी। लगातार ये कहा जा रहा है जिस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। पहले कोरोना, अब ब्लैक फंगस, डबल महामारी का अटैक देखने को मिल रहा है। इस बीच हम एक चीज बहुत सुन रहे हैं, वो है स्टेरॉइड्स लेने वाले जो लोग हैं उनमें ब्लैक फंगस ज्यादा हो रहा है और इससे इम्यूनिटी पावर कम कैसे हो जाती है, जरा ये बताइए दर्शकों को। कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम कि स्टेरॉइड्स होता क्या है। मोनिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए जिस तरह से हम आज महामारी से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और सारा देश उसके अंदर ग्रिप में आया हुआ है, उस वक्त एक महामारी के लड़ते लड़ते अब नई चीज हमारे सामने आ रही है, वो है आपका ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस कोई आज की चीज नहीं है, ये हम कई सदियों से देखते आ रहे हैं। जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं जिनको कि आईसीयू के अंदर रखा जाता है और जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट को कंप्रोमाइज होते हैं या उनकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती है, ऑक्सीजन थेरेपी पे होते हैं या कार्सिनोमा मैलिग्नेंसी के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर प्रोलॉन्ग इलनेस के अंदर ब्लैक फंगस आ जाता है। अब क्या हुआ कि कोरोना के अंदर जो कोरोना के जब पेशेंट आने लगे तो कोरोना के अंदर एक ट्रीटमेंट कहा गया है कि अगर हम स्टेरॉइड उनको 5-6 दिन से दे दें तो उनकी ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो जाती है और उनकी लंग्स को उनका इंप्रूवमेंट भी होने लग जाता है। लेकिन हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार की इसकी पब्लिसिटी की कि हर व्यक्ति जिसको कोरोना आरटी पॉजिटिव आया वो बाजार में गया और उसने उसी वक्त जाके स्टेरॉइड्स पहले चालू कर दी और इरेशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड चालू कर दिया। देखिए स्टेरॉइड बड़ी एक तरह से हमारी लाइफ सेविंग ड्रग कहलाती है। और साधारण भाषा में स्टेरॉइड्स को क्या बोला जाता है ताकि आम लोग भी समझ सके? देखिए स्टेरॉइड्स मैं बता रहा हूँ कि हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं कि ये एक तरह से रामबाण की तरह काम करती है। जबकि आदमी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन में चला जाता है, हम उस वक्त स्टेरॉइड्स देके उस पेशेंट को उससे सप्रेस करते हैं, उसकी इन्फेक्शन को कम कर देते हैं। लेकिन अगर इसका मिसयूज या इरेशनल यूज होगा तो इससे उसकी क्षमता, लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। लॉन्ग यूज इसका स्टेरॉइड्स का हानिकारक होता है। तभी डॉक्टर की सुपरविजन में स्टेरॉइड को दिया जाता है, उसकी डोज कैलकुलेट की जाती है, पहले उसकी हायर डोज के बाद उसको स्लोली टेपर करके दिया जाता है। लेकिन आज इस प्रकार से जो पेशेंट ज्यादा घूम रहे थे, चल रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, घर पे लेना चालू कर दिया और जो डोज होनी चाहिए उसे डबल डोज लेने लगे शायद ठीक हो जाए। तो ये चीजें हमको बहुत परेशान करने लगी। सेकंड चीज है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो डायबिटिक उनकी अगर मॉनिटर नहीं की जाएगी क्योंकि स्टेरॉइड देते ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये हमारा लिटरेचर और हमारा एक्सपीरियंस कहता है और हम उस वक्त डायबिटीज के पेशेंट को हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं कि इसका ब्लड शुगर लेवल क्या है। इवन की
ब्लड शुगर लेवल के साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस चीज का जो यूज है हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए। और वहां से जब पेशेंट यहाँ से जाते हैं, अगर वो ठीक होके चले जाते हैं, टाइम के ऊपर मेडिसिन को टेपर नहीं करते, मिसयूज करते रहते हैं, उससे परेशानी होती है। और दूसरी चीज जो हमको ब्लैक फंगस की देखने की मिली है कि इस वक्त देश के अंदर महामारी है, अस्पताल के अंदर बेड भरे पड़े हैं, और इवन की जो नर्सिंग केयर 1 to 1 होती थी वो नहीं हो पा रही है। प्रोलॉन्ग यूज जो उसका ऑक्सीजन का दिया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ में एक बोतल लगाई जाती है पानी की, उसके लिए पानी के लिए कहा गया कि इट शुड बी ए डबल डिस्टिल्ड वाटर। आज उस वक्त किसी के पास फुर्सत नहीं है, भाई कोई नहीं मिला चलो पानी डाल दो। ये चीजें भी खराब होने लगी हैं। और ब्लैक फंगस ऑल ऑफ सडन जब आता है, पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ता कि उसको कोई बताने वाला नहीं है, और वो जब फैल जाता है तब उसके ऊपर ज्यादा संकट आने लग जाता है। इसलिए इसके ऊपर 3 चीजों की ध्यान देने की जरूरत है। इरेशनल यूज इसका स्टेरॉइड्स का ना हो बिल्कुल ही, प्रोलॉन्ग यूज के अंदर उसकी नर्सिंग केयर प्रॉपर हो। अगर कोई भी हम एक साथ भी चीज देखते हैं कि जैसे उसकी आंख के पास कोई काला स्पॉट आ गया, नाक के अंदर उसका काला क्रस्ट आ रहा है, या उसके खून के खांसी के अंदर खून के धब्बे आ रहे हैं, या उसको कहीं पर सुन्न हो गया है, वहां पे उसको दर्द होने लग गया है, या उसके दांत के अंदर हिलने लग गया है, दांत के अंदर सुन्न हो गया है, लगने लग गया है, तो ये एक अलामत है। क्योंकि अगर एक बार जो कान के क्योंकि नाक से सारी सांस जाती है, उसके बाद नाक की वजह मैक्सिला के अंदर जाता है, आंख के अंदर चला जाता है, आंख की आईसाइट उसको धुंधला दिखने लग जाता है। वो इंसान कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता कि धुंधला मुझे क्यों हुआ, सोचता है यार मैं कई दिनों से बीमार चल रहा हूँ, शायद इसलिए हो गया होगा। और उसके बाद जब उसको हम कंट्रोल नहीं करते तो वो ब्रेन के अंदर इन्फेक्ट भी कर देता है, और वो जानलेवा साबित हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इस वक्त दर्शक हमारे इस शो को देख रहे हैं उनके बहुत काम आएगी, उनको बहुत जागरूकता, बहुत जानकारी इससे मिलेगी। डॉक्टर अंकित, अब मैं आपका रुख करूंगी। लगातार आपने देखा जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है, और हेल्थ मिनिस्ट्री की ये जो रिपोर्ट सामने आई है, स्टडी जो सामने आई है, ये चौंकाने वाली है। 50% ऐसे लोग हैं जो कि अब भी मास्क नहीं पहनते हैं। तो क्या ऐसे हम इस जंग को जीत सकते हैं? कितना जरूरी है मास्क लगाना, और मास्क लगाने का सही तरीका आज आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हमारे देश में जो कि मास्क पहनते तो हैं। 64% ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनते हैं लेकिन नाक से नीचे वो मास्क पहनते हैं। तो सही तरीका मास्क पहनने का बताइए, और कितना जरूरी है मास्क पहनना, ये जरा दर्शकों को बताइए। कोरोना से जंग जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बोलते हैं, जिसमें कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, हैंड हाइजीन हो गया, ताकि अगर आपने गलती से वायरस को भी छू लिया तो आपके नाक, मुंह और आंख में वो वायरस ना जाए। क्योंकि मेन जो एंट्री पॉइंट है वो नाक, मुंह और आंख के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो है। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए जो है हम लोग मास्क पहन रहे हैं। अभी आज लेटेस्ट जो अभी साइंटिफिक एविडेंस जो आ रहा है कि कोरोना अब एयरबॉर्न है, तो उसके लिए अभी मिनिस्ट्री का ये भी गाइडलाइन है कि डबल मास्क पहनिए। आप चाहे तो एक N95 उसके बाहर से जो है आप एक क्लोज मास्क पहन लीजिए। मास्क पहनने का सबसे सही तरीका ये है कि जब ये जो आपके नाक के ऊपर वाला एरिया है, ये एरिया बहुत टाइट होना चाहिए, ताकि यहाँ से आपकी जो भी हवा है वो लीक ना हो। और जो है आपको बार बार मास्क को जो है बाहर से टच नहीं करना। अगर उसमें कोई भी वायरस टच होगा और आपने हाथ में लगाया तो फिर आप जो है बाद में मास्क उतारने के बाद वो अपने शरीर को आप टच करेंगे, मुंह को टच करेंगे, नाक को टच करेंगे, और फिर वो एंट्री हो सकती है। आपको आप जब भी मास्क पहने, आप हमेशा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मास्क आपके नाक थ्रोट एटलीस्ट 1/3 के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ से कहीं से भी जो है ऑक्सीजन लीक नहीं होनी चाहिए। और मास्क को उतारने का भी तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आगे से टच करके मास्क नहीं उतारना, हमेशा पीछे जो टच हेड है उसे पकड़ के आप जो है उसे पॉली बैग में या फिर सेफली एक पेपर बैग में डिस्चार्ज करने हैं आपको। क्या मास्क का मटेरियल भी डॉक्टर अंकित, क्या मास्क का मटेरियल भी डिपेंड करता है कि वो कितना संक्रमण को फैलने से रोक सकता है? क्योंकि कई लोग सूती कपड़े के मास्क पहनते हैं, कई लोग N95 मास्क पहनते हैं, तो ये भी जरा बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेफिनेटली। तो अगर N95 पे जितनी स्टडी हुई है, तो N95 में है कि 5% जो है चांसेस रहते हैं इनहेलेशनल ऑफ ड्रॉपलेट या फिर इनहेलेशनल ऑफ कोविड वायरस। जो सर्जिकल मास्क है वो अराउंड 20 to 30% लीकेज रहता है, और जो क्लोज मास्क है वो उससे ज्यादा रहता है। तो बेस्ट तो N95 रहेगा, पर आप इवन
और जो क्लोज मास्क है, लोग क्या करते हैं जो आजकल मार्केट में है, वो भी जो है ट्रिपल लेयर होना चाहिए, पर वो ट्रिपल लेयर नहीं, वो सिंगल लेयर पहन लेते हैं और उसमें लीकेज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बेस्ट एडवाइस रहेगा कि डबल मास्क लीजिए, सर्जिकल विद क्लोज मास्क या फिर आप N95 विद क्लोज मास्क। ठीक है, यानी कि ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मास्क पहन रहे हैं। ज्यादातर अगर हो सके विशेष तौर पर ध्यान रखें कि N95 मास्क के साथ एक और मास्क कैरी करें, ये बहुत जरूरी है। सूती मास्क आप कह रहे हैं कि ऐड करना चाहूंगा। हाँ, मार्केट में ना ये एक N95 मास्क है, मार्केट में ना बहुत सारे वॉल वाले मास्क हैं। हाँ। वो वॉल वाले मास्क आप मत पहनिए, बिकॉज उसमें क्या है, अगर किसी को कोरोना है, वो एसिम्प्टोमेटिक है या हल्के से भी लक्षण है, तो उससे वायरस बाहर लीक हो जाता है जी। आपको तो इस वॉल वाले मास्क से वायरस अंदर तो नहीं आएगा, पर आप जो है दूसरे को जरूर दूषित कर देंगे। तो वॉल वाले मत पहनिए। ये सारे इस टाइप के क्लोज रेस्पिरेटर मास्क है N95, हॉस्पिटल्स में भी सब जगह आजकल यही पहन रहे हैं। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि वॉल वाले ना पहनिए। बात आप बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे मास्क पहनते हैं, तो उन तक ये जानकारी पहुंचनी बहुत जरूरी है कि किस तरह के मास्क वो पहने। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है। आपके पास आऊंगी डॉक्टर देवराज, आपका मैं रुक करूंगी। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि लोग ब्लैक फंगस को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, कोरोना को लेकर लोगों को तब भी जानकारी है कि वो घर में रहकर कैसे ठीक हो सकते हैं, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर अभी भी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तो उनको ज़रा बताइए कि वो कैसे पता लगाएं कि उनको ब्लैक फंगस के जो इन्फेक्शन है वो उनके शरीर में एंटर कर चुका है। किस तरह के बदलाव शरीर में देखने को मिलते हैं? क्या ये स्टार्टिंग से ही आंख से शुरू होता है या फिर अन्य बॉडी के पार्ट जो है वहां से भी इसकी स्टार्टिंग होती है? किस तरह का इफेक्ट ये डालता है, कैसे पता चले एक व्यक्ति को? मोनिका जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, जब मैं कहते हैं, जब जिस वक्त पेशेंट कोविड से रिकवर होके घर चला जाता है, क्योंकि इस इन्फेक्शन में एक महत्वपूर्ण बात ये भी देखी जा रही है कि बहुत जरूरी है समय पर इलाज मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये पूछा। उसी पे हम कह रहे हैं कि जब वो पेशेंट घर पे चला जाता है तो उसको ये हिदायत दी जाती है कि तुम डायबिटिक हो तो तुमको अपना ब्लड शुगर को मेंटेन करना है और अपनी परहेज रखनी है, सारा कुछ करना है, हाइजीन को भी रखना है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आज ब्लड शुगर के ऊपर इतना मॉनिटर लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इवन की नर्सिंग केयर के अंदर भी हमारी बहुत सी चीजें कम हो रही हैं। पानी का रोज रोज बदलना नहीं हो रहा है, जो ट्यूब हम नाक में डालते हैं वो भी होती है, इन्फेक्ट हो जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मरीजों को ये जरूर बताना चाहूंगा, अगर किसी को कोरोना से पीड़ित है, क्योंकि ये पोस्ट कोविड डिजीज बन रही है, जो भी जिनको एक बार कोविड हो चुका है उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं। उसका कारण यही है कि वो तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। उसके बाद अगर किसी वक्त कोई व्यक्ति अपने देखता है कि मेरा मुंह के ऊपर नाक के पास जगह सुन्न हो रही है, मुझे ये जगह अजीब सी लग रही है, या कोई काला स्पॉट आ गया है और दांत मेरा हिलने लग गया है, दांत में दर्द होने लग गया है, आंख से मुझे कुछ धुंधला दिखाई देने लग गया है, सर में दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, दस्त आ रहा है, खांसी करते वक्त उसके अंदर अगर खून के धब्बे आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ये अलार्म कर रही हैं कि कहीं आपको ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है। और ये खास तौर से उनको ज्यादा हो रहा है जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो किसी न किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। जैसे कई लोग किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट भी हैं, कोई मैलिग्नेंसी के पेशेंट हैं, जो उनको कीमोथेरेपी चल रही हैं, उनको ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए उनको ये हिदायत दी जाती है कि जब भी आप इस प्रकार की चीज नोट करते हैं कि आपने नाक में उंगली डाली, आपको काला सा क्रस्ट आ गया है, फौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए। घर पे कुछ मत कीजिए, डॉक्टर अपने आप देखेगा। उसके बाद आपका पूरा एग्जामिन करने के बाद देवराज, जिन लोगों को पहले से ही धुंधला नजर आता है, जिन लोगों को पहले से ही धुंधला नजर आता है या जिनकी आईसाइट जो है वो वीक है, जो चश्मा लगाते हैं, क्या उनके अंदर कोई अलग सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि उनकी ऑलरेडी आईसाइट वीक होती है, जैसे कि आपने कहा कि धुंधला नजर आता है। मोनिका जी, मैंने कहा ना, धुंधला जिनको पहले ही नजर आता तो उनका ध्यान इस तरह तो जाएगा ही नहीं। हाँ। लेकिन अगर उनको पहले आंख में दर्द नहीं होता था, अब आंख में दर्द होने लग गया, सर पे दर्द नहीं होता, सर में दर्द हो रहा है, एक तरफ जहाँ पे आंख में जो था, अगर एक तरफ या फिर ये नाक के दोनों तरफ किसी भी जगह पर मैक्सिला के यहाँ पर दर्द की होती है, या दांत में दर्द होने लग जाता है, दांत में अजीब सेंसेशन, दांत हिलने लग जाता है, ये सारे साइन जो हैं आज की तारीख में हम ब्लैक फंगस के कहते हैं। ब्लैक फंगस फिर मैं कहूंगा किसी एक पार्ट पे नहीं, यानी कि अलग अलग जगह पर वो इफेक्ट करता है। जैसे कि आपने बताया कि दांतों पर इफेक्ट करता है, नाक पर इफेक्ट करता है, फिर आईज पर वो इफेक्ट करता है, फिर इसके बाद वो माइंड पर आता है।
बिल्कुल, वो मैंने कहा ना, ये देखो नाक किससे जब चालू होता है, नाक के साथ अटैच्ड है मैक्सिला, एक साइनस हो जाता है, आइस हो जाती है, उसके बाद पीछे ईयर भी हो जाता है और हमारा उसके बाद ब्रेन आ जाता है। तो ये कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है, इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। तो इसलिए हम मरीज को ये समझा देते हैं कि आप इसको, ये 4-5-6 चीजें हैं आपके लिए, इसके ऊपर ध्यान देते रहिए और जब भी परेशानी हो फौरन अपने डॉक्टर को आके बताइए। जी बिल्कुल डॉक्टर देवराज, और ये भी देखा जा रहा है जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, लोग कैसे पता करें कि उनको ब्लैक फंगस हो गया है। साथ ही अगर हम कहें कि जैसे कि क्या कोई ये बात सही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये कोविड पोस्ट कोविड बीमारी है, जैसे कि आपने भी कहा अभी एक पोस्ट कोविड बीमारी बनती ही नजर आ रही है। क्या जिसको कोरोना नहीं है या फिर नहीं हुआ था, ये उसको बीमारी नहीं होगी, वो निश्चिंत रहे? बिल्कुल निश्चिंत रहे। अगर वो कोई इस प्रकार का सिम्टम्स नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी, उनकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, उनको डरने की जरूरत नहीं। देखिए दुनिया में इतनी बीमारियां, अगर हम रोज ये सोचते रहे मेरे को ये बीमारी तो नहीं है, ये बीमारी, तो हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा। हाँ, ये जो आज की तारीख में, इस वक्त में ये कंटेस्ट में बात नहीं करना चाहता था, आपने बहुत अच्छी बात पूछ ली है। आज ब्लैक फंगस के साथ साथ हम डॉक्टरों के लिए भी परेशानी का सबक आ गया है, व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस के सिम्टम्स जो है ना, सारे के सारे कोरोना की तरह होते हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं होता, उसको सांस की तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो कोरोना का सीधा वो लंग्स के ऊपर, व्हाइट फंगस लंग्स के ऊपर जाके असर करता है। तो इसको, जिसको हम कैंडिडोसिस कहते हैं, और वो ब्लैक फंगस का माइक्रोबोसिस होता है उसको, तो उसकी वजह से सारी चीजें आती हैं। तो हमको सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है, नर्सिंग केयर की जरूरत है और प्रॉपर मेडिसिन। हमने सरकार से भी ये रिक्वेस्ट की है कि एम्फोटेरेसिन बी नाम की एक दवाई है जो बड़ी कारगर है, जो इस वक्त देश के अंदर बहुत कम मात्रा में बनती है। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि आप कई कंपनियों को उसका ऑर्डर दिलवा के उनको परमिशन दीजिए, उसको मैन्युफैक्चर करें, कि ताकि हमारे पेशेंट्स को कहीं उसकी तकलीफ ना हो, दवाई की कहीं पर भी शॉर्टेज ना आने पाए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है, किस तरीके से कैसे पता करें। आऊंगे आपके पास, डॉक्टर अंकित भी लगातार बने हुए। डॉक्टर अंकित, आपसे ये जानना चाहूंगी खासकर बच्चों को लेकर, क्योंकि थर्ड वेव की भी बात अब कही जा रही है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा खतरा है। ऐसे में कितनी संभावना है ब्लैक फंगस बच्चों में होने की, या बिल्कुल भी नहीं है? देखो, मैं कुछ एक आंकड़ा दे देता हूँ। 2013 की इंडिया में स्टडी हुई है कि जब कोरोना नहीं था तो तब कितना इसका प्रेवेलेंस देखा गया था म्यूकरमाइकोसिस का। तो वो 2013 की स्टडी इंडिया बताती है 0.14 केसेस पर 1000। तो ये बहुत ही कम उसका प्रेवेलेंस है। दूसरी बात, म्यूकरमाइकोसिस का आजकल एक ट्रेंड, आप ट्रायंगल मान लीजिए, 3 चीजें बहुत, मतलब आप उन्हीं पे ज्यादा डाउट कीजिए कि इससे म्यूकरमाइकोसिस होने का कारण है। एक सिस्टमेटिक रिव्यू भी, एक और बड़ी बहुत स्टडी हुई है जिसने क्या करा है कि 1940 से लेके 2003 तक के जितने भी केसेस थे उनकी उन्होंने एक रिव्यू कराया और उन्होंने देखा कि 36% ये डायबिटीज वाले, अनकंट्रोल डायबिटीज या डायबिटीज वाले पेशेंट्स में देखा गया। विशेष तौर पर वो लोग जिनको जो बीमारी हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिनकी इम्यून पावर सही नहीं है, जो वीक है अंदर से, उनको ये घेर रहा है। तो कौन से लोग, किस बीमारी से ग्रसित लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें इस चीज का? हाँ, तो वो 3 ट्रायंगल यही है। एक है डायबिटीज सबसे पहला, दूसरा अभी जो कोरोना के कारण बन रहा है वो है स्टीरॉइड या फिर आपने टोसिलिजुमैब, बेवाकिजुमैब, ये इम्यून सप्रेसेंट अगर ले रहे हैं। तीसरा है आजकल कोविड, मतलब तो ये अगर ये 3 चीजें अगर आपको किसी में दिख रही हैं तब आप उस पर ज्यादा सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसे जो है ज्यादा खतरा है। वो भी डायबिटीज में जब उसका स्टेटस कंट्रोल नहीं है, स्टीरॉइड का भी जब वो अगर वो हाई डोज ले रहा हो या फिर बहुत लंबे समय तक स्टीरॉइड या फिर इम्यून सप्रेसेंट ले रहा हो। अब बात आती है बच्चों की, तो बच्चों में जो है थर्ड वेव आने का जो लॉजिक एपिडेमियोलॉजिस्ट इंडिया के या बाहर के एपिडेमियोलॉजिस्ट जो बताते हैं वो ये है कि मोस्ट ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन में, जैसे हमारे यहाँ इन वैक्सीन चालू हो चुका है, वैक्सीनेशन, तो वो लोग थोड़े इम्यूनाइज हो चुके हैं। अंडर 18 अभी इम्यूनाइजेशन नहीं चालू है, तो वो बोलते हैं कि बोला जा रहा है कि वो लोग थोड़े ससेप्टेबल हैं। पर पर कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं जो जिनका मानना है कि बच्चों में अभी तक अगर कुछ नहीं हुआ है, प्रेजेंट के अगर वायरस ना बदले, अगर जो वेरिएंट अगर सेम ही रहा, तो तीसरी वेव में भी सेम ही चीज रहेगी जितना अभी तक चल रहा था। और बच्चों में म्यूकरमाइकोसिस होना बहुत रेयर चांसेस है, अनटिल अनलेस अगर वो
डेफेरोक्सामिन या का ट्रीटमेंट चल रहा हो या आयरन ओवरलोड हो, केवल उन बच्चों में रह सकता है, पर वो बहुत बहुत कम चांस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई, यानी कि बहुत ही रेयर चांसेस है कि बच्चों में म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स आए या फिर ये इन्फेक्शन जो है वो बच्चों के अंदर आए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। डॉक्टर देवराज, अब मैं आपका रुख करूंगी। जैसे कि आपने देखा कि अब देश में डबल महामारी का अब अटैक देखने को मिल रहा है। आपने जैसे कि अब वाइट फंगस की भी बात की है, आपने ब्लैक फंगस के बाद, तो बहुत ही पैनिक का माहौल हो गया है। लोग बहुत घबराए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, खुद अपने आप को लेकर, अपनों को लेकर। तो ये शो इसीलिए है ताकि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी राय लोगों तक पहुंचे, वो जानकारी उनको प्राप्त हो। तो ऐसे में आप लोगों से क्या कहेंगे कि वो घबराएं ना, और कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि वो इस डबल महामारी से वो छूट सकते हैं, इसकी जद में वो नहीं आएंगे? तो किस तरह की सावधानियां वो बरतें? मोनिका जी, आज पूरे 15-16 महीने हो गए हमें आप लोगों के माध्यम से जनता को समझाते हुए। बिल्कुल। पर मैं क्षमा चाहता हूं हर एक व्यक्ति से ये कहते हुए, हमारी जनता भी इतनी ढीठ है कि आज आपके ही आंकड़े आ रहे, 50% लोग आज भी मास्क नहीं लगा रहे, हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहे। 64% लोग जो है नाक के नीचे उसको लटका के अपने मास्क को घूम रहे हैं, 2% अपने गले में लटका के घूम रहे हैं। और हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, कोरोना आपके पास कभी नहीं आएगा जब आप कोरोना को लेने के लिए बाहर नहीं जाओगे। और अगर बाहर जाने की जरूरत पड़ जाती है तो डबल मास्क पहनिए, क्योंकि जो 2020 के अंदर स्ट्रेन था उसकी साइज जो थी 5 माइक्रोन की थी, उस वक्त हम उसको ड्रॉपलेट के नाम से कहते थे। और आज जो दूसरा स्ट्रेन म्यूटेट होकर आया है उसकी साइज 5 माइक्रोन से और कम हो गई है, और वो हवा में स्टेबल रहता है, उड़ता रहता है और काफी देर तक रहता है। तभी कहा गया कि अब डबल मास्क पहनिए ताकि किसी भी ढंग से वो अंदर आपके न जा पाए। लेकिन जनता हमारी समझने को तैयार नहीं है, वो इतनी कॉम्प्लेसेंट हो रही है। जब पिछले 2020 के दिसंबर के महीने के अंदर जब हमारे केसेस नेग्लिजिबल हो गए थे और उस वक्त सरकार ने कहा कि हमने वैक्सीनेशन आ गए हैं, तो लोग बाग इतने जुबिलेंट हो गए, अब तो हमने जो विश्व विजय कर लिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सारी लापरवाहियां, जो चीजें हमको नहीं करनी चाहिए थी कोरोना के लिए, हमने सारी की। लोगों के साथ मिलना चालू कर दिया, पार्टियां चालू कर दी, शादी ब्याह के अंदर रश चालू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, तो नतीजा तो हमारे सामने आना ही था। और आज जैसे कि आपने कहा कि लोग ढीठ हैं, लेकिन निश्चित तौर पर डॉक्टर देवराज, जैसे कि आप हैं, डॉक्टर अंकित हैं, आप जैसे मेडिकल एक्सपर्ट जब बैठते हैं तो लोग समझेंगे, निश्चित तौर पर लोग समझेंगे। ये शो इसीलिए है ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाए और उन्हें बताएं कि मास्क पहनना कितना ज्यादा जरूरी है। डरना जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है कि रूल्स को फॉलो किया जाए, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो या फिर कोरोना हो। किसी भी महामारी को हम रोक सकते हैं अगर हम एहतियात बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और आपने दर्शकों तक ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई। तो जनतंत्र टीवी की कोशिश है कि आप तक हर संभव मदद पहुंच सके। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। साथ ही अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं या फिर यहां इलाज के लिए आने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। राजधानी दिल्ली में बेड्स की संख्या आपके सामने, कुल बेड्स की संख्या क्या है और भरे हुए बेड्स की संख्या क्या है ये आपको बता रहे हैं। कुल बेड्स 24,618, भरे हुए बेड्स की संख्या है 11,000 से ज्यादा। और वही हमने आपको बता, अभी ये कोविड-19 आईसीयू बेड्स की संख्या आपके सामने है और कुल बेड्स कितने हैं, भरे हुए बेड्स कितने हैं, खाली बेड्स कितने हैं। तो वहीं ऑक्सीजन बेड्स की संख्या आप तक पहुंचा रहे हैं, ये आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। 24,618 टोटल बेड्स हैं, इनमें से 11,008 भरे हुए हैं और 13,610 खाली बेड्स हैं। और इसी के साथ ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। दिल्ली में अगर आप हैं तो ये आंकड़ा आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ये शो इसीलिए ताकि आप जागरूक रहें और लापरवाही ना बरतें। निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी, भले ही डबल महामारी का अटैक है, लेकिन डबल महामारी जरूर है। जानकारी से और अलर्टनेस से हम इस महामारी को हरा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार मैं फिर होंगी हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update.